जी के जमाने पर जो साइकिल में रॉकेट जाता था वो जाता कहाँ था? वो तो वही बता सकते हैं कांग्रेसी कहाँ जाता था। साइकिल वाला रॉकेट तो साइकिल को लेके जाएगा। मेरा मानना तो ये है कि इसमें किसी को क्रेडिट वाली बात तो है ही नहीं। 1962 में अगर जवाहरलाल जी ने इसको खोला था, इसको इसरो बनाया था, उस समय साइकिल पे लेके लोग रॉकेट जाते थे। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। ये अपोजिशन का काम कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे आपको और लोगों को बेवकूफ बनाना। तो दोस्तों माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। देर से तुम बेचैन हो कुछ बोलने के लिए? बेचैन नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी बेचैन नहीं हूँ। मैं तो जो पढ़ रहा हूँ वही देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है हमारे देश के अंदर। और तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसी पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान की फिलिस्तीन डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक ही बात है। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। फिलिस्तीन और पाकिस्तान अलग थोड़ी ना है, एक ही चीज़ है वो। कैसे? तालिबान कैसे बना बताइए आप मुझे, तालिबान कैसे बन गया, किसने बनाया तालिबान? और अभी जो बांग्लादेश में हो रहा है वो तुम पाकिस्तान, तालिबान, फिलीपींस का 1991 से अब तक के भारत के प्रधानमंत्रियों के नाम बताओ। नेहरू 91 में। नेहरू 91 में कैसे बन गए? अरे मैं 91 से पूछ रहा हूँ यार। क्या 91 से लेके अब तक? 89 से चलो, बीपी सिंह से शुरू करते हैं। नहीं, मुझे इतने पीछे के सबके लाइन से नाम नहीं पता, आपको पता होंगे क्योंकि आप उस जमाने के हैं। इसकी गांग धोने के लिए पानी नहीं है। आपने उस जमाने की स्टडी करी है, मुझे इतने पुराने नाम नहीं पता। मुझे बस हवा निकल गई। मुझे सिर्फ वो फेमस नाम पता है जिनको मैं पढ़ रहा हूँ अभी। किसको? जैसे मैं अटल जी के बारे में पढ़ रहा हूँ, शास्त्री जी के बारे में पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ अभी जो जयप्रकाश नारायण थे वो किस तरह से नेहरू के खिलाफ खड़े हुए थे, उनके बारे में थोड़ा बहुत मैं पढ़ रहा हूँ, उनकी किताब पढ़ रहा हूँ। राम मनोहर लोहिया के बारे में पढ़ रहा हूँ। तो इन लोगों के बारे में पढ़ रहा हूँ क्योंकि जिनके बारे में पढ़ रहा हूँ उनके बारे में उनके जो विचार थे वो अटल जी के बारे में क्या पढ़े? अभी पता चलेगा। अटल जी के बारे में जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है वो यही लगी है कि यदि पहले अटल जी प्रधानमंत्री कब बने ये पढ़े कि नहीं? हाँ, सबसे पहले वो जो प्रधानमंत्री बने हैं अटल जी वो 80 के दशक में ही बने हैं। ठीक है। उसके बाद सोनिया ने उनकी सरकार गिरा दी थी। 80 में कैसे सरकार गिरा दी? 80 के दशक में, 90 के आसपास। अरे यार क्या बात कर रहे हो यार, भाई साहब मतलब कुछ भी बोलोगे। ठीक है, जब सोनिया ने उनकी सरकार गिराई है उसके बाद ही यूपीए 1 आई, फिर उसके बाद यूपीए 2 आई। मैं उस दौरान की किताबें पढ़ रहा हूँ अभी बैठकर। तो समस्या यही आ रही है कि तो सोनिया जी ने अटल जी की सरकार गिरा दी, उसके बाद यूपीए 1 बनी। और कैसे बनी फिर यूपीए 1, आप ही बताइए मुझे। पर तुमने बताया हो। मैं तो जो पढ़ रहा हूँ वो भी कितना सच है कितना झूठ है ये मैं जानता ही नहीं हूँ। जो मैं किताब कहाँ से रहे हैं, किताबों से पढ़ रहे हैं, किताबें वो पढ़ रहे हैं जो उस टाइम के नेहरूवियन हिस्टोरियंस ने लिखी है, वही किताब पढ़ रहे हैं। रोमिला थापर को पढ़ रहे हैं अभी बैठकर। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ अभी, तो मैं उनकी वो किताब पढ़ रहा हूँ रोमिला थापर की, जो उन्होंने उसके ऊपर कश्मीर के ऊपर लिखी है। उसका टाइटल क्या? टाइटल उसका यही है कि जो किताब का टाइटल क्या है? किताब का टाइटल बता रहा हूँ मैं आपको, किसी और चीज़ का टाइटल नहीं बता रहा हूँ। उसका टाइटल है इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी एंड हिंदू फासिज्म। उसके अंदर जो टाइटल आया किताब के अंदर। हम कोशिश तो नहीं करते, लेकिन मेरे कार्यक्रम में तो वो जो नेहरू जी के जमाने पर जो साइकिल में रॉकेट जाता था वो जाता कहाँ था? वो तो वही बता सकते हैं कांग्रेसी कहाँ जाता था। साइकिल वाला रॉकेट तो साइकिल को लेके जाएगा। मेरा मानना तो ये है कि इसमें किसी को क्रेडिट वाली बात तो है ही नहीं। 1962 में अगर जवाहरलाल जी ने इसको खोला था, इसको इसरो बनाया था, उस समय साइकिल पे लेके लोग रॉकेट जाते थे। कैसे? और आज दुनिया के नंबर 1 हम लोग हो गए। क्यों हो गए हैं? ड्यू टू मोदी जी का विजन है। इसमें क्रेडिट ना क्रेडिट की बात नहीं है, जो उन्होंने करा है वो दुनिया देख रही है। मोदी जी ने जो किया। पिछली बार जब लास्ट मोमेंट पे आके रुक गया था, हमारा क्रैश हो गया था, तो उन्होंने उनको प्रोत्साहन किया कि कोई बात नहीं, हारे हैं तो क्या हो गया, फिर कल जीतेंगे। आज वही दिन है हमारा। 6:04 पर जो हुआ है
पूरी दुनिया में परचम लहराया है हिंदुस्तान का। हम इतने गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमारे हिंदुस्तानी भाइयों ने ऐसा कार्यक्रम कर दिया कि हम सारी जिंदगी इस चीज़ को नहीं भूल सकते। वो जो नेहरू जी के जमाने पर जो साइकिल में रॉकेट जाता था वो जाता कहाँ था? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वो तो वही बता सकते हैं कांग्रेसी कहाँ जाता था। साइकिल वाला रॉकेट तो साइकिल को लेके जाएगा। यहाँ समाजवादी पार्टी वाले बताएंगे साइकिल तो उन्हीं की थी। सही कहा ना जी हमने। तो ये आपने कहाँ पढ़ा कि उस समय इसरो साइकिल पर रॉकेट लेके चलता था? टीवी पे रोज देख रहे हैं सर, आप ही के लोगों के माध्यम से देखते हैं। तो आप ये मानते हैं कि 1962 से लेके आज तक के सारे प्रधानमंत्रियों का इसमें योगदान वैज्ञानिकों का रहा है या इसी सरकार विशेष का रहा? इस सरकार विशेष का ज्यादा रहा है। इस वक्त बॉडी इतनी गर्म है, मेरे सामने ये लोग नजर आए। पहले वालों ने भी काम किया, ऐसा नहीं है कि उनको कुछ मिला ही नहीं कभी। अगर वो लोग नहीं देते, इनको फंड्स नहीं देते तो आज इस मुकाम पे नहीं होते। इन्होंने ज्यादा इसको प्रोत्साहित किया है तो इनको रिजल्ट भी अच्छे मिल रहे हैं। उस जमाने में वो रिजल्ट नहीं मिले। अच्छा, ये चंद्रयान 3 था। चंद्रयान 1 यानी पहला कब शुरू हुआ था? 1 का सॉरी मुझे नहीं मालूम। बस 2 जो है 4 साल पहले हुआ था, लास्ट मोमेंट पे टीवी पे। 1 भाई मान लीजिए 3 है तो 2 भी था। 2 का आपको मालूम? 2 देखा था हमने उस समय। चंद्रयान 1 भी तो कभी कोशिश की गई? बिल्कुल कोशिश की होगी, जरूर की होगी। मेरे को उसके बारे में नॉलेज नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। वो मनमोहन सिंह की सरकार में 2008 में चंद्रयान ये कार्यक्रम ही शुरू हुआ। और मनमोहन सिंह जी कभी सरकार में थे ये हमें मालूम नहीं सर, क्योंकि वो कभी थे ही नहीं। सोनिया जी सरकार में थी, कभी कोई डिप्लोमेट्स आते थे तो उनके जमाने का कुछ भी याद नहीं। सही पकड़े हैं। क्या करेंगे याद करके? बुरा समय था, बुरे समय को कौन याद करता है? अच्छे समय तो सब याद करते हैं। आज मर्सिडीज गाड़ी में घूम रहे इसी को याद करेंगे ना, जो साइकिल स्कूल वाली याद करेंगे। अरे एक बात बताइए, अगर 1983 में कपिल देव वर्ल्ड कप जीते थे, बहुत बढ़िया। तो उस वक्त के प्रधानमंत्री का कोई योगदान था? नहीं जी, कपिल देव के टाइम में उनको बेचारों से पूछो, खाने के पैसे नहीं होते थे उनके। चुप साली, बकवास करती है हराम। के बाद जब वर्ल्ड कप जीते थे वो लोग, अभी रिसेंटली एक 83 पिक्चर भी बनी उनके ऊपर और पूरी चीज़ें खुल के सामने आ गई दुनिया के लोगों ने। तो मैच देखा, जीते हुए आतिशबाजी करी, स्वागत किया उनका। हकीकत क्या थी ग्राउंड लेवल की पिक्चर ने दिखा दी 83 की। अच्छा, हमको सिखा रिया है कि उनके पास खाने के पैसे नहीं थे। लास्ट डे पार्टी हो रही है, कहते हैं हमें नहीं मालूम है कि किसने हमारा बिल पे किया, पर हम लोगों ने खाया कुछ नहीं था, सारी रात भूखे रहे हम लोग, जश्न मनाते रहे, दारू पीते रहे, बांटे रहे। ये 2007 और 2011 में भी वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता क्रिकेट का। तो उस समय के प्रधानमंत्री का कोई योगदान, कि धोनी का योगदान या उस समय की टीम का योगदान? बीसीसीआई जो है, हमारी बीसीसीआई जो है उस समय अच्छी कैपेबल हो गई थी। गवर्नमेंट ने जरूर उनकी हेल्प करी, तभी बीसीसीआई कैपेबल हुई थी। उनको फंड्स मिलने लग गए थे, प्लेयर्स को अच्छे वाले, उनको एडवर्टाइजमेंट मिलने लग गई थी। तो वो हाल नहीं रहा पहले वाला। उस समय कहा गया था 25,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा आपको जीतोगे तो, और आज 25-25 करोड़ में मिल जाते हैं, जीत जाते हैं। तो लोग इतना देते हैं। आपको लगता नहीं अब प्रज्ञानंदा जो शतरंज में जीतने के मुकाम पर पहुंच गए वहाँ विश्व शतरंज में, तो आपको लगता नहीं कि खिलाड़ियों में, वैज्ञानिकों में, सांस्कृतिक लोगों में, इसमें सियासत के लोगों को बहुत दखल नहीं देना चाहिए और पूरा देश इसको एक साथ लेना चाहिए? क्या बात, ये बात है। सियासत को दखल देना चाहिए सिर्फ इस बात के लिए कि उनको प्रोत्साहित करें, उनको फंड्स दें, उनको खाने पीने को प्रॉपर मिले ताकि ओलंपिक में जीत सकें। अगर उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं है तो ओलंपिक में जाके क्या करेंगे बेचारे? तो चल ही नहीं पाएंगे, खेल ही नहीं पाएंगे। फंड्स तो देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को ही। और अभी तो रुको। विचार क्या अंकल? ऐसा है जी, पॉलिटिक्स तो आजकल हमारी जो है हर चीज़ के अंदर हो गई है। अब जैसे मैं भाई साहब से करूँ और मैं कहूँ, इसके अंदर हम भी आपसे अगर पॉलिटिक्स कर लें, हमें पॉलिटिक्स क्या करनी है? हमें ये देखना है कि हमारे खिलाड़ी ग्रोथ कर रहे हैं। ग्रोथ के मतलब ये है कि ये नहीं है कि आप उनको सियासत जो बीच में आए उसको तो उठा दीजिए और जो खिलाड़ी हो उसको आप नीचे कर दीजिए। सियासत से ज़्यादा योगदान जो है वो खिलाड़ियों का है। बात तो सही है। अगर वो बेचारे मेहनत ही ना करें तो क्या जीतेंगे? कोई नहीं जीतेगा। मैं एक अनपढ़ गंवार आदमी हूँ। मैंने न स्कूल का मुंह देखा है न मास्टर का। क्या इसी तरह वैज्ञानिकों का? बिल्कुल वैज्ञानिकों का है। ये आज ये नहीं है कि ये नेहरू ने किया या मनमोहन जी ने किया या मोदी जी ने किया। सबसे ज़्यादा जो प्रोत्साहन है वो हमारे वैज्ञानिकों का है। वैज्ञानिकों का प्रोत्साहन ही ना होता, आप दे दीजिए ना फंड जितने भी देने, सारे खाए जाते, उसके अंदर कुछ नहीं होता। आप समझे ना? लेकिन उसके अंदर ठीक है, फंड्स भी एक बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज भी अगर मेरे को इच्छा शक्ति है काम करने के लिए, अगर मेरे को इच्छा शक्ति है तो तभी हम करेंगे। इच्छा शक्ति तभी होती है कि जब प्रॉपर वैज्ञानिकों का या खिलाड़ियों का अगर ध्यान रखा जाएगा। और वो किससे होगा? वो पॉलिटिक्स से ही होगा। लेकिन उसके अंदर जब पॉलिटिक्स जो है, ये जो क्रेडिट लेने की होड़ मच गई, वो खराब करती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोनों तरफ से गड़बड़ है ना? बिल्कुल। पॉलिटिक्स क्या है? जो आपकी सियासत है, यानी कि जो आज गद्दी पे है,
अपोजिशन का काम है अपोजिशन करनी। देखो सीधी सी बात है, आज मैं हूँ, कल को यही सरकार वो भी अपोजिशन करती थी जब वो कोई काम करते तो। ये अपोजिशन का काम कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे आपको और लोगों को बेवकूफ बनाना। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। हालांकि हिंदू मुस्लिम आप ही करा रहे हैं बैठा करके यहाँ पर। तो टूट गया मैं तो अब तो टूट गया मैं तो अब कंप्लीट कर दो अमीश देवगन। नहीं बताइए, आप भी धर्म से जोड़ रहे हैं क्या? सवाल करने का मन है तो कर लो। नहीं बोलिए थोड़े सवाल और कर लो। मैंने कितनी बढ़िया बात कही है, और जो दर्शक आपको सुन रहे होंगे वो कह रहे होंगे कि अमीश देवगन किस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं कंप्लीट कर लूं अमीश देवगन? आप बोलिए अपनी बात कहिए। मैं कह रहा हूँ आप भी धर्म से जोड़ के देख रहे हैं क्या? नहीं कंप्लीट करूं नहीं करूं खेतराम बताइए भील के बारे में पहले आप अभी तक बताइए आपके प्लीज। किसी नेता ने नहीं बोला। नहीं प्लीज मैं बताइए। रकबर के बारे में बोला, खेतराम भील के बारे में क्यों नहीं बोला? कोई हिंदू मुस्लिम की बात की मैंने अभी तक? हिंदू मुस्लिम नहीं सर, जायज बात कर रहे हैं। रकबर के बारे में बोला जाएगा, खेतराम भील के बारे में नहीं बोला जाएगा, गलत है। रकबर भी गलत है और खेतराम भील भी गलत है, ये बोलना पड़ेगा आप लोगों को। और आपको प्रधानमंत्री मोदी के अंदर लिंचिंग नजर आती है। अमीश देवगन, कुछ तो जायज सुन लो तुम अपने बारे में। रखिए। तुम जो देश में बीज बो रहे हो अमीश देवगन, उसके देश को परिणाम भुगतने होंगे। मैं कंप्लीट कर दूं अगर 30 सेकंड दो तो निष्पक्ष रूप से, और नहीं करना चाहते तो चुपचाप भी बैठ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आप जो बीच बोल अरे तो बोलने दो ना पहले, देश उनको भुगत रहा है। टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? हमारे तो भुगतेगा आपके अनुसार। आप जो बीच बो के गए हैं वो मुल्क भुगत रहा है। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। राजीव अरे माय डियर फ्रेंड, वो तो इसलिए भुगत रहा है कि तुम जैसे पत्रकार जो है 500 चैनल हमने खोल के रख दिए, और तुम जैसे पत्रकार बन गए, इसलिए मुल्क भोग रहा है। खोले चैनल, इसलिए मुल्क भोग रहा है अमीश देवगन। सर आपका लेक्चर मुझे नहीं सुनना, आप अपनी बात रखिए। आप स्पष्टता से अपनी बात नहीं सुनना तो बात सुनो। आप बात करिए, तो मुझे बुलाया मत करो। गली मोहल्ले की चाय की दुकान पे नहीं खड़े हुए। अमीश देवगन, तुम्हें बात नहीं सुननी है तो बुलाया मत करो। मैंने बात सुनी है तभी बुलाया है। दलाल की तरह बात मत करो, और ये धमकी देना बंद करिए, बात मत करो। ये धमकीबाजी देना बंद करिए। मैं नहीं सुनने वाला। करो, बात करनी है पत्रकार की तरह बात करो। भाषा की मर्यादा रखिए। मैं आपसे बड़ी बहुत दायरे में बात कर रहा हूं, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में बात कर रहा हूं। आदमी से बात नहीं कर रहे हो। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ। आगे स्वाद और इससे ज्यादा भी कुछ बोलिए। तुम हिंदू मुस्लिम चाहते हो, तुम देश में आगे पिछड़ चाहते हो, तुम देश में आगे लगाना चाहते हो। ये मुझे आपत्ति है। मैंने बात कंप्लीट नहीं की। मैंने कितना बढ़िया वक्तव्य दिया और आप मुझे बीच में बोलने से रोक रहे हैं। ऐसे भाषा का प्रयोग राहुल गांधी भी सुने और रणदीप सुरजेवाला भी सुने। पत्रकारों को यहाँ पर क्या कुछ बोला जा रहा है? बिल्कुल, कम से कम मर्यादा रखिए सर, कम से कम मर्यादा रखिए। तो आप भी लिंचिंग को धर्म से जोड़ रहे हैं क्या? आप भी लिंचिंग को धर्म से जोड़ रहे हैं क्या? मैं कंप्लीट कर लूं? जी, आप एक विद्वान एंकर हैं और मुझे लगता है निष्पक्ष भी। प्लीज। जितने जाहिलाना और मूर्खतापूर्ण ये सवाल आपने दो किए हैं, इसका जवाब मुझे नहीं देना। नंबर 1। और नहीं, इसमें जाहिल वाली बात क्या है, इसमें मूर्ख वाली बात क्या है, मुझे समझ नहीं आई। आप जब पूछ रहे हैं तो आपको मूर्खता नहीं लग रही। अब जाहिल कौन है? क्या जयराम रमेश और पवन खेड़ा जाहिल है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं? बताइए ना। अच्छा सर, या शरद राव पवार, आपने बोला नहीं। देखिए, मैंने आपसे बहुत आराम से इत्मीनान से सवाल पूछा, आपने जो जवाब दिया उस जवाब का प्रति उत्तर है ये। सुन लीजिए, आप स्टूडियो में बैठे हैं, आपके पास सारे उपकरण हैं, आप जब चाहे बीच में बोल सकते हैं। मेरा नाम है बुल्ला। नहीं, अगर आपने कोई भी सवाल किया और मुझे वो जब मेरा प्रश्न ही जाहिल वाला सवाल लग रहा है, आप तो सुन लीजिए बड़े भाई। एक बात बताइए ना, जब सबूत नहीं, मैं तो आपसे हाथ जोड़ के पूछ रहा हूं। मैं तो आपको पूरा सम्मान करते हुए सवाल पूछ रहा हूं। मैंने तो आपको बिल्कुल जाहिल नहीं बोला, मैंने आपको बिल्कुल कुछ नहीं बोला। मैंने तो आपसे सवाल पूछा आपसे। एक गांड पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। मुझे कितने समय आप अनइंटरप्टेड दे सकते हैं? बिल्कुल, आप बोलिए सर, आप ही का वक्त है। आप देखिए, हो क्या
बस मैं आपको थोड़ा सा, अगर आप कोई, होता क्या है कि आप लोग मूल रूप से एक बहस में आप मुर्गों की लड़ाई कराते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं कराते, तथ्य नहीं आ पाते बहस में। गजब बेइज्जती है। यानी मुर्गा बकरा बकरी पे आप क्यों जा रहे हैं? मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। अरे भाई आपके साथ बड़ी दिक्कत है, आप चुप क्यों नहीं रह रहे? कैसे चुप रहूंगा? आप मुर्गों की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मुर्गा। अरे कैसे चुप नहीं रहेंगे आपको मुर्गी अंडा मेहमान क्या दिखाई दे रहा है? और आप खाने का कुछ मन कर रहा है क्या? है और आप यहाँ पर सिर्फ सुनाना चाहते हैं, आप सिर्फ गाली गलौज कराना चाहते हैं। हाँ, गाली गलौज आप कर रहे हैं। क्या चाहते हैं? मोहब्बत की दुकान आपने खोली है, गाली गलौज आप कर रहे हैं। गुस्से में भी आप है, मैं मुस्कुरा रहा हूँ। मेरे गुस्से में क्यों है? भारत जीता है भाई। अमीश देवगन गुस्से में क्यों है? भारत जीता है। अमीश देवगन वर्ड ऑर्डर भारत की तारीफ कर रहे हैं, आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? मेरे समय का सम्मान कीजिए। अरे महाराज, आपका सम्मान है, समय का तो सम्मान है ही। समय का सम्मान करो। आप भी समय का सम्मान नहीं कर रहे। अमीश देवगन और न्यूज चैनल की अगर ये भाषा है कि कांग्रेस को नहीं बोलने देना है, तो मुझे बुलाया क्यों? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी, वाह वाह। क्यों नहीं बोलने देना है? कांग्रेस को देश का प्रमुख विपक्षी दल है, क्यों नहीं? अरे भाई लगातार आप 5 सेकंड में बोल जा रहे हैं। अरे आप 5 सेकंड में बोल जा रहे हैं, 2 मिनट का सवाल जा रहे हैं और 5 सेकंड मुझे घर बकरी और बकरे पे न चले जाए। बिल्कुल जाऊंगा, क्योंकि आप मुर्गों की तरीके से लड़ा रहे हैं। जीवन कितना कीमती होता है, हमारे इतने लोग मारे गए दुर्घटना में, और फिर जिम्मेदार पद पे बैठा व्यक्ति ऐसी गैर जिम्मेदारी की बातें कर रहा है कि इसे रोका नहीं जा सकता था। उच्च स्तरीय कमेटी भी गठित कर दी गई है। चित्रा जी, जिस तरह की रिपोर्ट आ रही हैं घटना के बारे में, और जो अभी आपने शुरुआत में 2 एक्सपर्ट बुलवाए, उन्होंने काफ़ी तकनीकी बातें हमें बताई, और जैसा आपने भी बताया कि 44 सेकंड के अंदर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए, ये सब बातें सुनकर समझकर कोई सामान्य विवेक का व्यक्ति भी ये अंदाजा लगा सकता है कि विमान में तकनीकी खराबी पहले से ही थी। उड़ान भरने के बाद कोई खराबी नहीं हुई है, उसमें पहले से खराबी थी। जिन लोगों ने उसका निरीक्षण किया वो गैर जिम्मेदार थे, उन्होंने ठीक से जांच परख नहीं की। इसके लिए कोई ना कोई तो जिम्मेदार है।